Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scorelab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन डिस्कस करने वाले हैं और हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एग्जाम्स के लिए लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, बचपन में वो प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों में रगड़कर कागज के टुकड़े उठाए हैं कभी? वो स्केल उन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचना क्यों शुरू कर देता है, जबकि कागज तो मतलब नॉन कंडक्टिंग होता है? अरे हाँ, बिल्कुल किया है। और मैं हमेशा सोचता था कि ये जादू जैसा कैसे होता है। कागज तो इंसुलेटर है, उसमें तो कोई फ्री चार्जेस भी नहीं होते हैं। फिर वो एक चार्ज स्केल से अट्रैक्ट कैसे हो जाता है? हमारी उंगली स्क्रीन के पास आती है ना, स्क्रीन के नीचे की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बदलाव आ जाता है और उसी से फोन को पता चलता है कि उसे कहाँ टच किया गया है। एक मिनट, क्या मतलब वो बचपन का स्केल वाला एक्सपेरिमेंट और आज के एडवांस्ड फोन की स्क्रीन, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट सेम है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली। तो चलो इसी जादू के पीछे की साइंस समझते हैं। देखो, मोटे तौर पर दो तरह के मटेरियल्स हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में, जैसे तांबे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फील्ड लगाते ही वो दौड़ने लगते हैं, करंट बन जाता है। पर डाइलेक्ट्रिक्स, जो एक तरह के स्पेशल इंसुलेटर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, वो अपने एटम से बंधे होते हैं। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ नहीं सकते तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिएक्ट कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी जगह पर खिंच तो सकते हैं, है ना? जब डाइलेक्ट्रिक्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो उनके एटम्स के अंदर के चार्जेस बस अपनी जगह पर स्ट्रेच हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा खिसक जाता है और नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट। वो एटम छोड़कर भागते नहीं, बस एटम के अंदर ही शिफ्ट हो जाते हैं। स्ट्रेच हो जाते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और आसान बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको एक स्टिफ रबर की तरह समझो। अगर हम पानी पर, जो कंडक्टर जैसा है, आगे से धक्का दें तो पानी आगे बह जाएगा, फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर हम एक रबर के ब्लॉक पर, जो डाइलेक्ट्रिक जैसा है, धक्का दें तो क्या वो बहेगा? नहीं, वो बस अपनी जगह पर पिचक जाएगा, स्ट्रेच होगा और जैसे ही धक्का हटाएंगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के एटम्स भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं, फ्लो नहीं करते। अच्छा, अब समझ में आया। तो ये दौड़ते नहीं, बस अपनी जगह पर खींचकर रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेचिंग से होता क्या है? इसका एंड रिजल्ट क्या है? इस स्ट्रेचिंग का एंड रिजल्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सारे एटम्स एक साथ एक ही दिशा में स्ट्रेच होते हैं तो मटेरियल के अंदर हर एटम एक छोटी सी बैटरी या कहो डाइपोल जैसा बन जाता है। उसका एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड होता है। ये लाखों करोड़ों छोटे छोटे डाइपोल्स मिलकर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक छोटी सी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ओके। और ये इंटरनल फील्ड हमेशा बाहर वाली मेन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एग्जैक्टली, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये बाहर वाली फील्ड का विरोध करती है। ये छोटी सी इंटरनल फील्ड बाहर वाली मेन फील्ड को थोड़ा कमजोर कर देती है। उसे पूरी तरह से कैंसिल नहीं करती, पर हाँ, उसकी स्ट्रेंथ को उस मटेरियल के अंदर कम कर देती है। इसका एक मेंटल इमेज बनाओ। सोचो कि एटम्स गोल गोल स्फीयर्स हैं। जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये सारे गोल एटम्स खिंचकर अंडे यानी ओवल शेप जैसे बन गए। सबका पॉजिटिव साइड एक तरफ और नेगेटिव साइड दूसरी तरफ हो गया। ये जो अलाइनमेंट हुआ है ना, यही बाहर वाली फील्ड का सामना करता है और उसे कमजोर बना देता है। समझ गया। तो पूरा मटेरियल छोटे छोटे स्ट्रेच्ड एटम से भर जाता है, जो सब मिलकर एक टीम की तरह एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रहे हैं। पर आपने कहा था कि ये स्ट्रेच होते हैं या अलाइन होते हैं, इनमें कोई फर्क है? एक्सीलेंट पॉइंट। देखो, डाइलेक्ट्रिक्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे हाइड्रोजन या CO2। इनके मॉलिक्यूल्स परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। जब इन पर फील्ड लगती है तब ये स्ट्रेच होके इम्बैलेंस्ड होते हैं। और दूसरे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे पानी। उनके मॉलिक्यूल्स पहले से ही थोड़े इम्बैलेंस्ड, मतलब पोलर होते हैं। वो पहले से ही छोटे छोटे डाइपोल्स जैसे होते हैं, पर बिखरे रहते हैं। जब उन पर फील्ड लगती है तो वो बस घूमकर एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, तो एक स्ट्रेच होते हैं और दूसरे अलाइन होते हैं। हाँ, पर एंड रिजल्ट दोनों का सेम है।
दोनों ही केसेस में एक इंटरनल अपोजिंग फील्ड बनती है जो एक्सटर्नल फील्ड को कमजोर कर देती है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि एनसीईआरटी इसे आखिर डिफाइन कैसे करता है। इन किताबी शब्दों का असली मतलब क्या है? हाँ जरूर, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही जगह पकड़ी है। देखो, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण बस उसी प्रोसेस का फैंसी साइंटिफिक नाम है जिसमें एटम्स या तो स्ट्रेच होते हैं या अलाइन होते हैं। जब एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड के असर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो पोलराइज हो गया है, और हर स्ट्रेच हुआ या अलाइन हुआ मॉलिक्यूल एक छोटा सा डाइपोल बन जाता है। डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बस। अच्छा, तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होने का मतलब है कि एटम स्ट्रेच होकर डाइपोल बन गया। अब क्लियर हुआ। एग्जैक्टली। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये हुआ। 1, हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल लगाई। 2, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए यानी स्ट्रेच या अलाइन हो गए। 3, इन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक छोटी सी इंटरनल अपोजिंग फील्ड ई इंटरनल बनाई। 4, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड बची वो है ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ए इंटरनल, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsem.com, that is profsm.com. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है। जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है उसे उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या K कहते हैं। मतलब E net is equal to E external K। ये K हर मटेरियल के लिए अलग होता है। मतलब के हमें बताता है कि कोई मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड को कितना ज्यादा कमजोर कर सकता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बाहर फील्ड 100 यूनिट्स की है और हमने एक मटेरियल डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 है, तो उसके अंदर नेट फील्ड कितनी बचेगी? 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 यूनिट्स, आधी हो गई। और अगर K 10 होता तो 10 यूनिट्स बचती। एग्जैक्टली। जितना ज्यादा K उतनी ज्यादा फील्ड कम होगी। हवा के लिए K की वैल्यू लगभग 1 होती है, मतलब वो फील्ड को कम नहीं करती। और ये टॉपिक पिछले टॉपिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड से सीधा जुड़ा हुआ है। वहां हम एक डाइपोल पढ़ते थे, यहाँ पूरा मटेरियल ही लाखों करोड़ों डाइपोल्स का एक सिस्टम बन जाता है। और आगे जाकर कैपेसिटर्स में इसका जबरदस्त यूज देखेंगे। ओके, तो K जितना ज्यादा उतना बेहतर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज कंडक्टर जैसी बिहेव कर रही है। हाई K का मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। तुमने एकदम सही नस पकड़ी है। ये है हमारा पहला साइलेंट किलर, गलत सोच। अगर किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बहुत हाई है तो इसका मतलब वो अच्छा कंडक्टर है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाई वैल्यू मतलब हाई कंडक्टिविटी। हाँ, ये कंफ्यूजन होना तो बहुत नेचुरल है। हाई वैल्यू से लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा होगा। सही कॉन्सेप्ट। हाई K का मतलब है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब उसके एटम्स बहुत अच्छे से पोलराइज होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल अपोजिंग फील्ड बनाते हैं। इसका कंडक्टिविटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो अभी भी एक पक्का इंसुलेटर ही है। हाई K मतलब हाई फील्ड रिड्यूसिंग एबिलिटी, नॉट हाई करंट कैरिंग एबिलिटी। ओके, तो इसको मैं ऐसे याद रखूंगा। हाई K का मतलब फील्ड को कम करने की सुपर पावर, करंट चलाने की नहीं। वो फील्ड का दुश्मन है, दोस्त नहीं। परफेक्ट तरीका याद रखने का। अब आते हैं दूसरे साइलेंट किलर पर। स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक ही चीज समझ लेते हैं। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है? मुझे भी लगता था ये एक ही है। बताता है कि एक मटेरियल फील्ड को कितना कम करेगा, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है कि एक मटेरियल ब्रेक डाउन होने से पहले यानी इंसुलेटर से कंडक्टर बनने से पहले कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सह सकता है। एक हाई वोल्टेज तार के ऊपर जो इंसुलेटर लगता है उसका K शायद कम हो, पर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो K फील्ड को कम करने की एबिलिटी है और स्ट्रेंथ फील्ड को सहने की। एग्जैक्टली। ये दो गलतियां एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। अब चलो इस पूरे टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने के 2 सिंपल तरीके देखते हैं। ठीक है। पहला, एक निमोनिक यानी याद रखने का जुमला। डाइलेक्ट्रिक्स डाई द फील्ड, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स आकर इलेक्ट्रिक फील्ड को मार देते हैं यानी कम कर देते हैं। सिंपल और इफेक्टिव। डाइलेक्ट्रिक्स डाई द फील्ड, ये अच्छा है, आसानी से याद रहेगा। दूसरा, एक कैची फ्रेज
जो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का फर्क एक लाइन में बता देगा। स्ट्रेच डोंट फ्लो। कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, बहता है। डाइलेक्ट्रिक में चार्ज बस स्ट्रेच करता है, खिंचता है। ये दो शब्द याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। स्ट्रेच डोंट फ्लो, सही है। इससे पोलर और नॉन पोलर दोनों कवर हो जाते हैं। तो आज के इस पूरे डिस्कशन को 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक्स स्पेशल इंसुलेटर्स हैं जिनके मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाते हैं, यानी स्ट्रेच या अलाइन हो जाते हैं। नंबर 2, इस पोलराइजेशन की वजह से वो अपने अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फैक्टर K से कम कर देते हैं और इस K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और नंबर 3, डाइलेक्ट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।